जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास की सबसे दुखद और भयावह घटनाओं में से एक है, जिसने ब्रिटिश शासन की क्रूरता और दमनकारी नीति को उजागर किया। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुई थी, जब ब्रिटिश सेना ने निहत्थे नागरिकों के एक समूह पर अंधाधुंध गोलियां चला दी थी। यह केवल एक हत्याकांड नहीं था, बल्कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने भारतीयों के मन में ब्रिटिश राज के प्रति गहरी नफरत और आक्रोश भर दिया। जनरल डायर ने अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग में प्रवेश किया और बिना किसी चेतावनी के निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग का आदेश दिया था। इस भीषण नरसंहार ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली और हजारों को घायल कर दिया। इस घटना ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया और स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी, एक ऐसी दिशा जो स्वतंत्रता प्राप्त करने को बेचैन होती है और अंततः स्वतंत्रता प्राप्त करके खुशियां मनाती है। 13 अप्रैल 1919 का दिन था। पंजाब का शहर अमृतसर हर साल की तरह इस बार भी वैसाखी के उत्सव के लिए तैयार हो रहा था। लोगों में एक अलग तरह की उमंग थी। उत्सव होने के कारण अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग जमा हुए थे। उनमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और नौजवान सभी शामिल थे। ज्यादातर लोग बैसाखी का मेला देखने आए थे और कुछ ऐसे भी लोग थे उनमें जो अपने प्रिय नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में हो रहे प्रदर्शन में शामिल होने आए थे। रॉलेट एक्ट एक ऐसा काला कानून जिसने भारतीयों की आजादी को पूरी तरह से छीन लिया था, उसके विरोध में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे। पंजाब में भी माहौल तनावपूर्ण था। 10 अप्रैल को अमृतसर में दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद से लोगों का गुस्सा और भड़क उठा। उत्सव होने के कारण ज्यादातर लोग जलियांवाला बाग में एक दूसरे के साथ खुशियां बांटने को एकत्र थे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि यह बैसाखी का उत्सव एक ऐसा दर्दनाक इतिहास रचने वाला है जिसकी टीस सदियों तक महसूस की जाएगी। उस समय पूरे भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गुस्सा उबल रहा था। जलियांवाला बाग चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था और बाहर निकलने का सिर्फ एक ही सकरा रास्ता था। दोपहर के समय जनरल डायर नाम का एक क्रूर ब्रिटिश अधिकारी अपने सैनिकों के साथ उस बाग में घुस गया। उसने बिना किसी चेतावनी के अपने सैनिकों को निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा बाग गूंज उठा। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन निकलने का रास्ता बंद था, क्योंकि एक ही रास्ता निकलने का था। कई लोग कुएं में कूद गए ताकि वे गोली से बच सकें, लेकिन कुआं भी लाशों से भर गया। बच्चे अपनी मां की बाहों में दम तोड़ रहे थे और बूढ़े अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। गोलीबारी लगभग 10 से 15 मिनट तक चली। जब डायर और उसके सैनिक वहां से गए, तब तक पूरा बाग लाशों और घायलों से भर चुका था। चारों तरफ खून ही खून बिखरा था और हवा में चीख पुकार और मातम का शोर था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस नरसंहार में 379 लोग मारे गए थे, लेकिन असल में मरने वालों की संख्या हजारों में थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई जान फूंक दी। उधम सिंह नाम के एक युवा ने इस हत्याकांड का बदला लेने की कसम खाई और 21 साल बाद लंदन में 1940 में जाकर जनरल डायर को गोली मार दी। जलियांवाला बाग आज भी उस दर्दनाक दिन की कहानी कहता है। यह सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जो हमें यह याद दिलाता है कि आजादी कितनी मुश्किलों से मिली है और इसे संभाल कर रखना हमारा कर्तव्य है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरोध स्वरूप अपने नाइटहुड को वापस कर दिया। नाइटहुड एक उपाधि थी जो उनको मिली थी अंग्रेजों की तरफ से, उसको उन्होंने वापस कर दिया। आजादी के लिए लोगों का हौसला ऐसी भयावह घटना के बाद भी पस्त नहीं हुआ, बल्कि सच तो यह है कि इस घटना के बाद आजादी हासिल करने की चाहत लोगों में और जोर से उफान मारने लगी। हालांकि उन दिनों संचार और आपसी संवाद के वर्तमान साधनों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। फिर भी यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। आजादी की चाह न केवल पंजाब बल्कि पूरे देश के बच्चे के सिर चढ़कर बोलने लगी। उस दौर के हजारों भारतीयों ने जलियांवाला बाग की मिट्टी को माथे से लगाकर देश को आजाद कराने का दृढ़ संकल्प लिया। पंजाब तब तक मुख्य भारत से कुछ अलग चला करता था, परंतु इस घटना से पंजाब पूरी तरह से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हो गया। ये देख रहे हैं सीन आप, आज भी वहां की दीवारों पे गोलियों के जो निशान बने हैं वो वहां पे आज भी देखे जा सकते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास की सबसे दुखद और निर्णायक घटनाओं में से एक है। ये वीडियो जिसके माध्यम से मैं ये रिपोर्ट आप सबसे साझा कर रहा हूँ, इस जघन्य नरसंहार के ऐतिहासिक संदर्भ, इसके कारणों, तात्कालिक घटनाक्रम और इसके दूरगामी परिणामों का एक गहन विश्लेषण प्रस्तुत करेगी। हमारा उद्देश्य केवल तथ्यों को दोहराना नहीं है, बल्कि उन जटिल सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक कारकों को समझना है जिन्होंने इस त्रासदी को जन्म दिया और जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद का समय भारत के लिए अत्यधिक उथल पुथल भरा था। युद्ध में भारतीय सैनिकों की बड़ी संख्या में भागीदारी और हताहतों ने देश को प्रभावित किया।
युद्ध के बाद बढ़ती महंगाई, भारी कराधान और 1918 की घातक इन्फ्लुएंजा महामारी ने आम लोगों के कष्टों को कई गुना बढ़ा दिया। इन आर्थिक और मानवीय संकटों ने ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को तीव्र कर दिया था। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में कुछ राजनीतिक रियायतें दी, लेकिन ये सुधार भारतीय राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षाओं को पूरा करने में अपर्याप्त साबित हुए। एक तरफ ब्रिटिश सरकार सीमित राजनीतिक सुधारों का वादा करके उदारवादी भारतीयों को शांत करना चाहती थी, वहीं दूसरी ओर उग्र राष्ट्रवादी गतिविधियों को कुचलने के लिए कठोर दमनकारी उपकरण तैयार कर रही थी। कौन? ब्रिटिश हुकूमत। इस दोहरी और विरोधाभासी रणनीति ने भारतीयों के बीच ब्रिटिश न्याय और उसके वादों के प्रति विश्वास को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। इसी पृष्ठभूमि में रॉलेट एक्ट नामक एक दमनकारी कानून लाया गया, जिसे अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है। यह कानून ब्रिटिश सरकार को किसी भी भारतीय नागरिक को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार देता था। इस अधिनियम ने प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़े प्रतिबंध लगाए और राजद्रोह के मुकदमे में अपराधी को अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने या किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार भी छीन लिया गया था। भारतीय नेताओं ने इस कानून को काला कानून कहा और इसके विरोध में केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों, जिनमें मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक शामिल थे, इन लोगों ने सर्वसम्मति से इस्तीफा दे दिया था। ये देखिए, ये रॉलेट एक्ट है। इसके प्रमुख प्रावधान अगर हम देखते हैं तो रॉलेट एक्ट 1919 ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लागू किया गया कानून था। यह कानून नागरिक स्वतंत्रताओं को सख्ती से नियंत्रित करता था। इसके अंतर्गत बिना मुकदमे की गिरफ्तारी की अनुमति थी। इसके तहत बिना ट्रायल के कारावास की भी अनुमति थी। इस कानून ने भारतीय जनता में गहरी नाराजगी और विरोध उत्पन्न किया। महात्मा गांधी ने इस कानून के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल रॉलेट सत्याग्रह का आह्वान किया, जिसने स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को एक नई गति दी। अमृतसर में तनाव का बढ़ता दौर। रॉलेट सत्याग्रह का पूरे देश में, विशेषकर पंजाब में गहरा प्रभाव पड़ा, जहां स्थिति विशेष रूप से तनावपूर्ण थी। यह क्षेत्र पहले से ही प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारी मानवीय और आर्थिक लागतों से जूझ रहा था, जिससे ब्रिटिश विरोधी भावनाएं मजबूत थी। कारण ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो सैनिक शामिल थे ब्रिटेन की तरफ से, उनमें बहुत ज्यादा संख्या थी सिख लोगों की। और ऐसा माना जाता है कि जब विश्व युद्ध समाप्त होता है, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है, तो पंजाब का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र रहा हो जहाँ के लोगों ने अपनी आहुति न दी हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो इसके वजह से भी ब्रिटिश विरोधी भावनाएं वहां पे बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में रॉलेट एक्ट के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर एक गुप्त स्थान पर भेज दिया जाता है। इन नेताओं की गिरफ्तारी ने जनता में आक्रोश को भड़का दिया और गुस्साई भीड़ ने डिप्टी कमिश्नर के निवास पर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे हिंसा भड़क उठी। इसके बाद की घटनाओं में हिंसक झड़पें, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई, जिसमें रेलवे स्टेशन और सरकारी कार्यालयों को निशाना बनाया गया। कुछ यूरोपीय नागरिक मारे गए और एक अंग्रेजी मिशनरी पर हमला भी हुआ। इन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रशासन में एक बड़े विद्रोह का डर पैदा कर दिया। अब स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिए कि कैसे स्थितियां वहां पे बदल रही हैं। वे भारत में बढ़ती राष्ट्रवादी भावना और प्रथम विश्व युद्ध के बाद की अस्थिरता के कारण किसी भी मामूली विरोध को एक व्यापक साजिश के हिस्से के रूप में देखने लगे। इस स्थिति का जवाब देने के लिए प्रशासन ने मार्शल लॉ लागू कर दिया और सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर, जिन्हें शहर में कानून व्यवस्था बहाल करने का जिम्मा सौंपा गया था, वे इन प्रतिबंधों को सख्ती से लागू कर रहे थे। उनका अपनी सत्ता को प्रदर्शित करने के लिए सैनिकों के साथ परेड करना यह दर्शाता है कि वे भारतीयों को नागरिक के रूप में नहीं, बल्कि ऐसे विरोधी के रूप में देखते थे जिन्हें केवल बल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था। मतलब भारतीय लोगों को बिल्कुल पशुवत व्यवहार करते थे भारतीय लोगों से, और वही समझते थे ये लोग। ऐसा पशु समझते थे जो सिर्फ बल की भाषा समझते हैं। बहरहाल, यह पूर्वाग्रही और दमनकारी मानसिकता ही जलियांवाला बाग में हुई त्रासदी का मूल कारण बनता है। आगे चलकर 13 अप्रैल 1919 का दिन आता है। बैसाखी के दिन हुई त्रासदी। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था, जो पंजाब में एक महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। इस दिन हजारों लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए। यह सभा 2 उद्देश्यों के लिए थी। एक, बैसाखी का पर्व मनाना, उत्सव मनाना, और दूसरा, गिरफ्तार किए गए नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की रिहाई के लिए एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना। जलियांवाला बाग की भौगोलिक स्थिति त्रासदी को और भी भयावह बनाती है। यह एक खाली मैदान था जिसके चारों ओर ऊंची दीवारें और इमारतें थीं, और इसमें प्रवेश और निकास के लिए केवल एक सकरा रास्ता था। ब्रिगेडियर जनरल डायर, जिन्हें शहर का नियंत्रण दिया गया था, अपने गोरखा, ध्यान दीजिए, गोरखा और सिख सैनिकों को साथ में लेकर बाग में पहुंचते हैं। वे बिना किसी पूर्व चेतावनी के एकमात्र सकरे निकास द्वार को अवरुद्ध कर देते हैं।
बाग था वो चारों तरफ ऊंची दीवारें थी और एक रास्ता था उसमें अंदर जाने और बाहर आने का। वहाँ पे सैनिक लेके खड़े हो जाते हैं। कौन? ब्रिगेडियर जनरल डायर। और सैनिक कौन है? वो सभी भारतीय हैं। इस भयावह कार्रवाई का उद्देश्य केवल भीड़ को तितर बितर करना नहीं था, बल्कि पूरे पंजाब पर एक पर्याप्त नैतिक प्रभाव डालना था, जैसा कि डायर ने बाद में स्वयं स्वीकार किया। यह कदम यह स्पष्ट करता है कि यह एक सुनियोजित क्रूरता थी, न कि केवल मार्शल लॉ को लागू करने का एक कठोर प्रयास। डायर ने जानबूझकर एक ऐसी फंसने की स्थिति, किलिंग ट्रैप बनाई, जिससे अधिकतम हताहत हों। यह नरसंहार को एक सैन्य निर्णय से हटाकर एक जघन्य अपराध के दायरे में ले जाता है, जिसका उद्देश्य विरोध को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों स्तरों पर कुचलना था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो वहाँ पे सैनिक लेके जाते हैं डायर, वो सारे के सारे हिंदुस्तानी होते हैं। क्या इन लोगों में जरा भी देश प्रेम नहीं था? तो इसका जवाब है कि नहीं, क्योंकि देश जैसी तब कोई भावना ही नहीं थी। हर राज्य, छोटे छोटे इतने रियासतें थी और ये छोटे छोटे राज्य थे जो ब्रिटिश प्रशासन अलग रूल चलाते थे, रियासतें अपना अलग रूल चलाती थी, तो देश जैसी कोई भावना नहीं थी। हालांकि इसमें एक चीज जो और ज्यादा आश्चर्य पैदा करती है वो ये है कि सिख सैनिक उसमें भी शामिल थे। जो लोग गोलियां चला रहे थे उसमें सिख सैनिक शामिल थे। जो लोग वहां मर रहे थे उसमें भी ज्यादातर लोग सिख ही थे। ये दुखद है लेकिन ये सत्य है। डायर के आदेश पर सैनिकों ने निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। लगभग 10 मिनट तक चली इस गोलीबारी में 1650 राउंड गोलियां चलाई गईं। चारों ओर से घिरे होने के कारण लोग भाग नहीं सके। अपनी जान बचाने के लिए सैकड़ों लोग बाग में मौजूद एक कुएं में कूद गए, जो देखते ही देखते लाशों से भर गया। ये वो कुआं है जिसमें जान बचाने के लिए लोग इसमें कूदते हैं और ये लाशों से पूरी तरह से ये कुआं भर जाता है। इस कुएं को आज शहीदी कुआं के नाम से जाना जाता है। गोलीबारी समाप्त होने के बाद डायर अपने सैनिकों के साथ घटनास्थल से चला गया और घायलों को बिना किसी चिकित्सा सहायता के वहीं छोड़ दिया। आप अंदाजा लगाइए उस स्थिति का। हजारों लोगों को मार दिया जाता है, गोलियां चलती है, 1650 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं। वहां पे क्या स्थिति होगी, क्या मंजर होगा, क्या किस तरह से वहां पे चीख पुकार मची होगी, कल्पना से ही भी सिहरन होती है। उसके बाद इनकी करतूत बयानी देखते हैं ब्रिटिशर्स की हम। मुख्यालय वापस पहुंचकर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को टेलीग्राम किया कि उस पर भारतीयों की एक फौज ने हमला किया था, जिससे बचने के लिए उसको गोलियां चलानी पड़ी। ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर ने इसके उत्तर में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को टेलीग्राम किया कि तुमने सही कदम उठाया, मैं तुम्हारे निर्णय को अनुमोदित करता हूं। ध्यान दीजिएगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर अलग हैं, ठीक है, ये वरिष्ठ अधिकारी हैं। जिसने वहां पे घटना को अंजाम दिया था वो था ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। रेजिनाल्ड डायर, इसने वहां पे गोलियां चलवाई थी और ये माइकल ओडायर जो हैं ये उनके वरिष्ठ अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी थे। फिर ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर ने अमृतसर और अन्य क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगाने की मांग की, जिसे तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने स्वीकृत कर दिया। हताहतों की संख्या देखते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार में हताहतों की संख्या एक गंभीर ऐतिहासिक विसंगति का विषय बनी हुई है। ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक तौर पर 379 लोगों के मारे जाने और 1200 से अधिक लोगों के घायल होने की जानकारी दी। वहीं भारतीय स्रोतों और अनुमानों में यह संख्या कहीं अधिक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की समिति के अनुसार कम से कम 1300 लोग मारे गए। स्वामी श्रद्धानंद के अनुसार यह संख्या 1500 से अधिक थी, जबकि अमृतसर के तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर स्मिथ ने 1800 से अधिक मौतों का अनुमान लगाया था। जलियांवाला बाग स्मारक में 388 शहीदों की सूची है, जबकि अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची उपलब्ध है। जितने लोग हैं सबके अलग अलग आकलन है, विरोधाभास है, आकलनों में विरोधाभास है। तो यथार्थ लोग कितने मरे थे स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हजारों की संख्या में वहां पे लोग मारे गए। ब्रिटिश राज के अभिलेख इस घटना में 200 लोगों के घायल होने और 379 लोगों के शहीद होने की बात स्वीकार करते हैं, जिनमें से 337 पुरुष, 41 नाबालिग लड़के और एक 6 सप्ताह का बच्चा था। अनाधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1500 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से अधिक घायल हुए। यह संख्यात्मक विरोधाभास केवल एक सांख्यिकी समस्या नहीं है, यह ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन और भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के बीच सत्य पर नियंत्रण की लड़ाई का प्रतीक है। सत्य पर नियंत्रण की लड़ाई का प्रतीक है। ब्रिटिश सरकार द्वारा जानबूझकर संख्याओं को कम करके दिखाना, उनके अपराध को कम करने और अपनी सभ्य सरकार की छवि को बनाए रखने का एक प्रयास था। दूसरी ओर भारतीय पक्ष की बड़ी संख्या देना इस त्रासदी की भयावहता को उजागर करने और जनता को संगठित करने का एक प्रयास था। यह दर्शाता है कि कैसे इतिहास में डेटा स्वयं एक राजनीतिक हथियार बन जाता है, जिसका उपयोग वैचारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यह महत्वपूर्ण लाइन है। यह दर्शाता है कि कैसे इतिहास में डेटा स्वयं एक राजनीतिक हथियार बन जाता है, जिसका उपयोग वैचारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। प्रतिक्रिया
जांच और औपनिवेशिक मानसिकता। इस नरसंहार की व्यापक निंदा के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने 29 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक जांच समिति, जिसे हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है, का गठन किया। किसके नाम से? हंटर कमीशन। हालांकि इस जांच को कई लोग एक दिखावा मानते हैं, क्योंकि सरकार ने जांच शुरू होने से पहले ही अपने अधिकारियों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक क्षतिपूर्ति अधिनियम, इंडेमनिटी एक्ट, पारित कर दिया था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट मई 1920 में प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट के बहुमत सदस्यों ने डायर की कार्रवाई को कर्तव्य की गलत अवधारणा बताया। ध्यान दीजिए, कर्तव्य की गलत अवधारणा बताया, लेकिन उन्होंने पंजाब में मार्शल लॉ और यहाँ तक कि गोलाबारी को भी उचित ठहराया। बेशर्मी देखिए इन लोगों की आप। जनरल डायर ने कमीशन के सामने अपने कार्यों का बचाव करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य भीड़ को तितर बितर करना नहीं, बल्कि नैतिक प्रभाव डालना था। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनके पास अवसर होता तो वह मशीन गन का भी उपयोग करते। कौन कह रहा है? डायर कह रहे हैं। इन लोगों के बयान से, इन लोगों के कृत्य से आप अनुमान लगा सकते हैं कि दरअसल कितने वहशी दरिंदे थे ये लोग। उनका मुख्य निष्कर्ष यह था कि डायर को पहले चेतावनी देनी चाहिए थी और गोलाबारी की अवधि को कम होनी चाहिए थी। मतलब जो 15 मिनट लगातार गोलीबारी की गई वो 7-8 मिनट होनी चाहिए, 10 मिनट होनी चाहिए, 15 मिनट नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये इन लोगों की ये अवधारणा थी, ये इन लोगों की सोच थी। इस दृष्टिकोण के विपरीत कमीशन के भारतीय सदस्यों ने एक अल्पसंख्यक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने मार्शल लॉ की आवश्यकता पर सवाल उठाया और डायर के कृत्यों की कड़ी निंदा की। यद्यपि ब्रिटिश सरकार और विंस्टन चर्चिल जैसे नेताओं ने इस घटना को अकथनीय रूप से राक्षसी, अटरबली मॉन्स्टर्स कहकर निंदा की और उन्हें सेना से इस्तीफा देने के लिए कहा गया, लेकिन ब्रिटेन के भीतर एक वर्ग ने उन्हें एक नायक के रूप में देखा। चर्चिल अकथनीय रूप से राक्षस कह रहे हैं और वहां के कुछ ऐसे भी लोग थे जो उसे नायक के रूप में देखते थे। किसे देखते थे? डायर को देखते थे। ये पूरे विश्व की समस्या है। लोगों को व्यक्तिगत लाभ से मतलब है, मानवीय दृष्टिकोण सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए है लोगों के। ज़्यादातर लोग, मैं सारे के सारे लोगों को नहीं कह रहा हूँ इस तरह से, लेकिन आप देखिए तो मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया के लगभग 97 से 98% ऐसे लोग हैं ना जिनके अंदर जो मानवीयता है भी ना, वो सिर्फ दिखावे के लिए है। जब उनका व्यक्तिगत लाभ जहाँ पे आता है, जहाँ उनको अपनी ठस दिखानी है, जब वो मामला आता है तो सारा मानवीय दृष्टिकोण दूसरी तरफ चला जाता है, लाभ पहले आ जाता है। तो ये वही लोग थे जिन्हें भारत से लाभ मिल रहा था, जिसे वो लोग हीरो बना के रखना चाहते थे। किसे रखना चाहते थे? जनरल डायर को रखना चाहते थे। तो चूंकि उनको उससे फायदा है, उससे लाभ है, तो वो उसको हीरो बना के रखना चाहते हैं। ये पहले भी था, ये आज भी है। पता नहीं इन सब चीज़ों से कब मुक्ति मिलेगी ह्यूमैनिटी को। एनीवे, ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उनका सम्मान किया और उनके समर्थकों ने उनके लिए एक बड़ा कोष जुटाया, जो ब्रिटिश समाज के भीतर गहरे साम्राज्यवादी पूर्वाग्रहों को दर्शाता है। अनुमान लगाइए आप कि उनके समर्थकों ने उनके लिए बड़ा कोष एकत्र किया डायर के लिए। यह दिखाता है कि कैसे ब्रिटिश सरकार अपने अधिकारियों को जवाबदेही से बचाने और न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करने के लिए तैयार करती थी या फिर तैयार रहती थी। दूरगामी परिणाम और विरासत। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। इस घटना ने भारतीयों का ब्रिटिश न्याय प्रणाली और उनकी सभ्य सरकार में विश्वास पूरी तरह से समाप्त कर दिया। ये सभ्य शब्द पे ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ब्रिटिशर्स जो यहाँ सालों सालों तक उन्होंने शासन किया और पशुवत व्यवहार किया भारतीयों के साथ में, ये यही कह के डिफेंस करते थे अपने राक्षसी कृत्यों को कि हम यहाँ के लोगों को सभ्य बना रहे हैं। मतलब जब आप जंगली जीवन जी रहे थे तो हमारे यहाँ सभ्यता से लोग जी रहे थे उस समय, ऐतिहासिक काल से, और आप आए हैं हमको सभ्य बनाने के लिए। कुछ भी, कहीं भी। यह त्रासदी अब केवल राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई नहीं रही, बल्कि मानवीय सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई बन गई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस क्रूरता के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इस घटना ने पंजाब को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की मुख्य धारा में पूरी तरह से शामिल कर लिया। जहां एक ओर गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया, वहीं दूसरी ओर जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार ने क्रांतिकारी आंदोलन को भी नई ऊर्जा दी। क्रांतिकारी उधम सिंह ने इस नरसंहार को अपनी आंखों से देखा था और उन्होंने इसका बदला लेने की प्रतिज्ञा की थी। उनकी प्रतिज्ञा 1940 में माइकल ओडायर की हत्या के साथ पूरी हुई। इतिहास का सबक और वर्तमान प्रासंगिकता हम देखते हैं इस मामले का, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की क्रूरता, पूर्वाग्रह और नैतिक दिवालियेपन का एक स्थायी प्रतीक है। इसने भारत में ब्रिटिश शासन में जनता के विश्वास को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और स्वतंत्रता संग्राम को एक नए, अधिक संगठित और दृढ़ चरण में प्रवेश कराया।
इस घटना ने एक साझा पीड़ा के माध्यम से भारतीयों को एक साथ लाया, जिससे एक मजबूत एकजुट राष्ट्रीय पहचान की भावना का जन्म हुआ जो पहले कभी नहीं था। जलियांवाला बाग स्मारक एक राष्ट्रीय तीर्थ स्थल है जो स्वतंत्रता की कीमत का प्रतीक है। ये बनवाया गया वहाँ पे, ये जलियांवाला बाग स्मारक बनवाया गया बाद में वहाँ पे। यह एक स्थायी स्मारक के रूप में कार्य करता है कि स्वतंत्रता के लिए कितना बलिदान आवश्यक था और कैसे एक क्रूर घटना ने एक राष्ट्र को उसके भाग्य की ओर प्रेरित किया। इसका सबक यह है कि न्याय, मानवीय गरिमा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के लिए संघर्ष कभी समाप्त नहीं होना चाहिए और इतिहास को उसके सभी दुखद और गौरवशाली क्षणों को याद रखना चाहिए और याद रखना आवश्यक भी है। ओके, तो आज का ये वीडियो था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।